भाई रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा। पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से क्या बोलेगी? गुड इवनिंग। पिछले एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो ज्यादा स्माइल करता है उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो एक स्माइल आ जाए। गुड, अब शुरू करते हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं तुम बहुत क्यूट लगते हो स्माइल करते हुए? मैंने बताया? अच्छा, नहीं बट ट्रस्ट मी, यू लुक वेरी क्यूट। तो जिन जिन बच्चों को ऐसा टेंशन था कि मेरे को कुछ हुआ है, कल कुछ नहीं हुआ था मेरे को, मैं पूरा हट्टा कट्टा व्यवस्थित था। मेरी सिर्फ फॉलोअप मीट थी डॉक्टर के साथ, तो जाना पड़ा। ठीक है, आर वी ऑलरेडी? परसों दिन जाने वाला था, परसों दिन डॉक्टर भाग गया, तो उधर जाकर भी मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। सो बेटा जी, हम देख रहे थे उस दिन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस AS22। आई टोल्ड यू दैट दिस स्टैंडर्ड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इनकम टैक्स. And what happens is, there is a difference between accounting income and taxable income for variety of the reasons. And when there are difference, so then this difference are of two types. One is timing difference and the other one is permanent difference. Timing difference means which arises or originates in one period but which are capable of reversing in one or more future period. So because of the timing difference, my dear students, the accounting income, or rather I say PAT, profit after tax, and in turn EPS, क्योंकि ईपीएस हम कब निकालते हैं? आफ्टर टैक्स। तो ईपीएस गोज फॉर अ टॉस, और ईपीएस में ऐसे बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ टैक्सेशन इश्यूज। तो उसकी वजह से हम डीटीएल और डीटीए क्रिएट करते हैं। दिस इज एन बुक एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री, उसको डेफर्ड टैक्स भी बोलते हैं। सो राजा बेटा जी, उसके एंट्री के लिए मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स दिए थे। शॉर्टकट एकदम सिंपल था। अकाउंटिंग के असेट और अगर इनकम ज्यादा है तो डीटीएल, कम है तो डीटीए। अकाउंट्स का एक्सपेंस और लाइबिलिटी अगर ज्यादा है तो डीटीए, कम है तो डीटीएल। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ओरिजिनेटिंग डिफरेंस के बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि जो डिफरेंस ओरिजिनेट होता है वो आगे चलकर रिवर्स भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क यू द क्वेश्चन ओनली ऑन द ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस। हाउएवर, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर आप रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस के बारे में बात है, और वो है डेप्रिसिएशन। जनरली टैक्स की डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, मतलब एक्सपेंस ज्यादा होता है जनरली इन द ईयर 1, बट और अकाउंट्स की कम होती है। बट जैसे ही ये पासा पलटता है, मतलब अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखने लगता है, तब एक्चुअली इट इज नॉट ओरिजिनेटिंग टाइमिंग डिफरेंस, इट इज रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस। यहां तक हमारी बात हुई थी, इज दैट ओके? डेप्रिसिएशन तक की, और मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था उस दिन, इज दैट ओके? नाउ टुडे वी हैव टू डील फ्यू मोर लॉजिक्स ऑफ डीटीएल एंड डीटीए, सो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ स्पेशल केसेस। आर वी रेडी? बेटा ये थोड़ा सा जल्दी खत्म होगा, तो प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि और सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में है बेटा जी डीटीए। गुड़िया सीधी बैठ यार, तू कैसी नलायक है, सबसे सड़ीली बच्ची है पूरे क्लास में। मरी हुई क्यों बैठती है ऐसे? अब भी आई ना? जिस तरीके से तू दिख रही है, मुझे लगता है कि फर्स्ट लेक्चर ही अटेंड कर रही दिन भर का। से यस, फिर कहते मरी मरी क्यों रहती है? जब देखे तब खाया कर, पिया कर, लकड़ी लेके आया कर, नहीं तो येडी। म्हातारीचा रोल एकदम चांगला मिळेल तुला, मैं आपको बता रहा हूं। डीटीए के बारे में बता रहा था बेटा जी। डीटीए दो जगह पे क्रिएट हो सकता है। एक, अगर अकाउंट्स की लाइबिलिटी ज्यादा है तो डीटीए बनेगा, अगर अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा है तो भी डीटीए बनता है, और अगर अकाउंट्स की इनकम कम है या अकाउंट्स के असेट कम है तो डीटीए बनता है। एक ये तरीका हुआ, और एक और रीजन की वजह से डीटीए बनता है, दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस या डेप्रिसिएशन लॉस, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। इसके लिए कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मैं इधर बोलूंगा नो कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स और टैक्स, नो कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स और टैक्स, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बट इधर हम क्या करते हैं? इधर ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या यूज करते? अकाउंट्स का और टैक्स का। सो मैं बोलता हूं असेट इज लेस देन टैक्स का असेट, और अकाउंट्स की इनकम इज लेस देन टैक्स की इनकम, और अकाउंट्स का लाइबिलिटी या एक्सपेंस इज मोर देन टैक्स का लाइबिलिटी और एक्सपेंस
तो हम क्या क्रिएट करते हैं, डीटीए। और एक ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि ट्रिक वाला पार्ट, बट जो दूसरा वाला पार्ट है उसके बारे में सुन लो बेटा। एक डेप्रिसिएशन लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम, अनलिमिटेड। और बिजनेस लॉस या कोई भी लॉस हम कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 ईयर्स। आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई लॉस जो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, तो इनकम टैक्स एक्ट में अगले साल वो मेरे प्रॉफिट का टैक्स कम करने में कामयाब हो सकता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। I am having an accumulated loss of 4 lakh and next year I am having an income of 6 lakh. Now I don't have to pay tax on 4 lakh. I have to pay tax only on 2 lakhs. So don't you think so? This loss has got a capability. It has got an ability to reduce my tax in future. लॉस में क्या शक्ति है? लॉस में यह शक्ति है कि वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो उसमें वर्ड सेट ऑफ पर फोकस करो। सेट ऑफ से क्या होगा, क्या फायदा होता है क्लाइंट को? क्लाइंट बहुत खुश होता है क्योंकि उसका टैक्स कम होता है। मतलब लॉस की खास बात क्या है कि वो अगले साल का टैक्स कम कर सकता है। मतलब आज एसेट का निर्माण हो रहा है। यस और नो? वो फ्यूचर में जो कम करेगा, बट उसका बेनिफिट कब क्रिएट हुआ है, टुडे। सो इट इज ए डीटीए एक्चुअली। तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू व्हाट, डीटीए। बट ध्यान से रहिएगा, जब कभी भी एक्यूमुलेटेड लॉस या डेप्रिसिएशन लॉस पर आपको डीटीए क्रिएट करना है, तो यू शुड हैव वर्चुअल सर्टेनिटी। विच सर्टेनिटी? नाउ कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज वर्चुअल सर्टेनिटी? वर्चुअल सर्टेनिटी मींस कि फ्यूचर में प्रॉफिट रहेगा आपको, क्योंकि डीटीए को एब्जॉर्ब करने के लिए आगे प्रॉफिट चाहिए ना, वो सेट ऑफ करने के लिए आगे प्रॉफिट लगेगा ना। और अगर आगे प्रॉफिट लगेगा तो प्रोजेक्शंस काम नहीं देंगे, क्योंकि 8 साल तक अगर वो लॉस एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो वो डीटीए क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी ना। बट उस डीटीए के चक्कर में मैंने तो गलत रिपोर्टिंग कर दी ना। अगर मुझे पता ही नहीं कि आगे प्रॉफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो मैं आज डीटीए क्रिएट कर रहा हूं। आज डीटीए इसलिए क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में टैक्स कम होगा। अबे फ्यूचर में टैक्स तब कम होगा ना जब प्रॉफिट आएगा, मतलब सेट ऑफ करने के काबिल हमारे पास प्रॉफिट रहेगा। अगर सेट ऑफ ही नहीं होगा तो कहां का डीटीए रिवर्स होगा। सो राजा बेटा जी, इसलिए उसमें वर्चुअल सर्टेनिटी लगता है। वर्चुअल सर्टेनिटी मींस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज वर्चुअली सर्टन दैट कि फ्यूचर में इनकम रहेगी। आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आपका कोई एक ड्रग है या आपका कोई एक फॉर्मूला है जो बंपर इन्वेंशन है आपका, और उसकी वजह से आपको बंपर प्रॉफिट मिलने वाली है। नॉन कैंसिलेबल ऑर्डर्स है आपके पास, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि यू विल हैव फ्यूचर प्रॉफिट। सो एक क्वेश्चन जो पुराने जमाने में बहुत आता था वो है वर्चुअल सर्टेनिटी का। डीटीए रिकॉग्नाइज करो, बट क्या होनी चाहिए, वर्चुअल सर्टेनिटी। वर्चुअल सर्टेनिटी का मतलब यह होता है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस इट इज वर्चुअली सर्टन दैट कि वो इनकम मिलेगी। वर्चुअली सर्टन मतलब होएगा ही, सिर्फ अभी हुआ नहीं, होएगा ही, ऐसे प्रूफ है हमारे पास। So yes, and what is the next item? दिस स्पेशल केसेस में जो ट्रिक है उसके अंदर जब आप डीटीए क्रिएट करते हो तो यहां पर चाहिए होती है रीजनेबल सर्टेनिटी। विद सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी। रीजनेबल सर्टेनिटी में आप ये प्रूव कर दिखाते हो कि हाँ भाई फ्यूचर में इनकम आएगी जिसकी वजह से हमारा डीटीए रिवर्स हो जाएगा। डीटीए रिवर्स करने के लिए फ्यूचर में इनकम चाहिए। सही और नो? सो राजा बेटा जी, मेरे बच्चों को एक बात समझ में आई होगी कि अब वर्चुअल सर्टेनिटी क्या और रीजनेबल सर्टेनिटी क्या, दैट आई विल टॉक अबाउट इट। बट अगर डीटीए रिकॉग्नाइज करना है तो यू हैव टू एक्सरसाइज प्रूडेंस, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस दे हैव सेड दैट टू रिकॉग्नाइज डीटीए फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस और डेप्रिसिएशन लॉस यू शुड हैव वर्चुअल सर्टेनिटी, बट टू रिकॉग्नाइज द DTA for other cases you should have what, reasonable certainty. Now the next question you will have is what is reasonable certainty and what is virtual certainty. I'll explain you, that's not a big deal. We'll read the thing, हो जाएगा। Point clear? फुर्ती से लिख कर ले लियो। हाँ, क्या हो गया बाड़ू? हाँ, स्ट्रॉबेरी टॉपिक, पर टॉपिक उसको कैसे पता चला? हाँ वो पूछ रहा था, मुझे लगा तू पूछ रही है। मैं बोला उल्टी गंगा कैसे जा रही है। इस क्लास में बैठा हर एक बच्चा पास होगा, नहीं तो मुर्दा काट दूंगा मैं। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, कम से कम अकाउंट्स में फिल नहीं हो सकते तुम।
तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। वो फुल टेस्ट रहेगी 100 मार्क्स की, उसमें मार्क्स चाहिए मतलब चाहिए मुझे। और तुम्हारे अंदर ताकत नहीं होती तो मैं बोलता भी नहीं। अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो। लिख लियो पांडे जी। नाउ लेट्स टेक अ स्पेशल केस। अच्छा लिख रहा है पोट्टा। सर रेगुलर बैच की भी टेस्ट रहेगी ना? यस बेटा, सभी की जो अभी कर रहे हैं ना सभी की टेस्ट रहेगी। पेपर मैं सेट करूंगा। ओके, अभी अगली चर्चा का हिस्सा बनते हैं। ये डीटीए रिवाइज होते रहता है, इट इज चेंज इन एस्टिमेट। व्हाई डीटीए कैन बी रिवाइज्ड? बिकॉज अभी लग रहा था रीजनेबल सर्टेनिटी, आगे जाके रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं रही, राइट? तो वो डीटीए चेंज होगा, इट इज चेंज इन एस्टिमेट, सो डोंट वरी अबाउट इट। और पहले क्या था कि रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं थी या वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं थी, तो आपने डीटीए को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। 8 साल तक लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, 3 साल तक ना आपके पास कोई सर्टेनिटी नहीं थी, तो आपने क्या किया? लॉस का कोई डीटीए रिकॉग्नाइज नहीं किया। बट वो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले और 5 साल। और 3 साल के बाद में ऐसे पता चला कि नहीं, यू हैव गॉट दैट सर्टेनिटी विच इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में आप डीटीए रिकॉग्नाइज करोगे। उसको बोल देंगे अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए इज रिकॉग्नाइज्ड। वाई अनरिकॉग्नाइज? पहले रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, अब सर्टेनिटी आ गई है तो अब रिकॉग्नाइज करोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड, इट इज नथिंग बट चेंज इन एस्टिमेट। उसको एंट्री कर दो आराम से, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है। डन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग, जल्दबाजी मत करो, टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग इन केस ऑफ टैक्स हॉलिडे एंटिटी। Tax holiday entity. Now comes a question, what is a tax holiday entity? So in earlier days there were some tax holiday entity जिनको पहले 5 साल कोई टैक्स नहीं है। अभी ऐसी कुछ एक एंटिटीज है जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को पहले 3 साल टैक्स नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सो टैक्सेशन नहीं है। सो जब ऐसी कोई एंटिटी है उसके अंदर टाइमिंग डिफरेंस तो आता होगा। सर टाइमिंग डिफरेंस कैसे आएगा? मैं आपको बताता हूं। ये अकाउंट्स है, ये टैक्स है। ओके, अकाउंट्स में उन्होंने इनकम कैलकुलेट की मान लो 5000 और टैक्स में उन्होंने इनकम कैलकुलेट की मान लो 4000, तो इसमें नो टैक्स है, इसमें नो टैक्स है। कम से क्वेश्चन सर 4000 इनकम कैसे आई? तो मान लेते हैं उन्होंने डेप्रिसिएशन दिया। डेप्रिसिएशन कितना दिया? 1000 रुपीज। तो एक काम करता हूं मैं आपके लिए एक पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, है ना? सो अकाउंट्स में ईयर 1 2 3 4 5, ओके, आई एम सेइंग द प्रॉफिट इज हाउ मच माय डियर फ्रेंड? 6000 10,000 10,000 10,000 ऐसी इनकम है 5 साल के लिए। ओके, इन्होंने इस बार एक असेट को खरीदी किया। इस बार इन्होंने क्या किया? एक असेट को खरीदी किया। उस असेट की अमाउंट है 10,000 रुपीज। ओके, और इसका डेप्रिसिएशन है राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से इट इज 10,000 पर 20%? 2,000 2,000 2,000 और 2,000 और 2,000। एग्रीड? सो राजा बेटा जी इधर कितने का आ गया? इधर 8,000 8,000 एंड 8,000। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया आपको। टैक्स में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। टैक्स में इनकम मान लेते 10,000 ही थी। एग्रीड? हर पांचों साल उनकी इनकम कितनी थी? 10,000। बट उसमें से इनका पहले 3 साल टैक्स एग्जम्प्ट है। टैक्स एग्जम्प्ट है। पहले 3 साल एग्जम्प्ट करूं? ठीक है, पहले 3 साल क्या है? टैक्स एग्जम्प्ट है। और मैं इधर बता रहा हूं इसका डेप्रिसिएशन है 2,500,
2500, 2500, 2500 और इधर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है। एग्रीड? तो इधर इनकम कितनी आ गई बेटा जी? 7500, 7500, 7500 और 7500 और कितना आएगा बेटा? 10,000। अब जरा ध्यान से सुनो, पहले 3 साल टैक्स एग्जम्प्ट है। इधर अगर आप ध्यान से देख रहे हो सो 8,000 और 7,500। एग्रीड? सो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस। विच इज दिस टाइमिंग डिफरेंस? ओरिजिनेटिंग, क्योंकि अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन टैक्स के डिप्रिसिएशन से कम है। कितने से कम है? 500। सो इधर ओटीडी है 500 का। फिर वापिस से पोजीशन सेम टू सेम ही है। अगेन देयर इज ओटीडी ऑफ हाउ मच? 500। अगेन देयर इज एन ओटीडी ऑफ हाउ मच? 500। एग्रीड? एंड राजा बेटा जी, अगले साल से आपका क्या हो रहा है? अकाउंट्स का डिप्रिसिएशन कितना है? 2000 है। और इधर कितना है? और ये भी कितना है? ओटीडी है। और इधर क्या हो जाएगा बेटा जी? टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा। एग्रीड? अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 500, 500, 500 ऐसे करके 2000 का टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है और वो रिवर्स होगा सिर्फ लास्ट ईयर में। सो लास्ट ईयर में क्या होगा कि आपका डीटीएल रिवर्स होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि डीटीएल कितना रिकॉग्नाइज होगा? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट्स एंड रिवर्सेस ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड, देयर इज नो डीटी और डीटीएल क्रिएटेड ऑन दैट। टैक्स क्या बोलता है सुन लीजिए, टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट्स एंड रिवर्सेस ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड, नो डीटी और डीटीएल इज क्रिएटेड ऑन दैट। जो ओरिजिनेट भी कब होगा? टैक्स हॉलिडे पीरियड में, और रिवर्स भी कब हो जाएगा? टैक्स हॉलिडे पीरियड में। इसमें कोई डीटीए और डीटीएल नहीं क्रिएट होगा फॉर टैक्स हॉलिडे एंटिटी, क्योंकि जिस पीरियड में वो रिवर्स हो रहा है उस पीरियड में अगर टैक्स हॉलिडे है तो क्या टैक्स का क्या इंपैक्ट है? कोई इंपैक्ट नहीं है ना। डू यू ऑल एग्री? सो इधर नोट क्या बनेगी? टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग इन केस ऑफ टैक्स हॉलिडे एंटिटी। इधर मैं लिखूंगा डिफरेंस अराइजिंग एंड रिवर्सिंग ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड। ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड, नो डीटीए और डीटीएल ऑन सच लॉस और ऑन सच आइटम। अब तुम मुझे पूछोगे कि सर इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे? इस एग्जाम्पल में बेटा जी टाइमिंग डिफरेंस इधर ओटीडी था ना 500, ये ओरिजिनेट हो रहा है कब? टैक्स हॉलिडे पीरियड में। रिवर्स कब हो रहा है? लास्ट ईयर में, जब टैक्स हॉलिडे नहीं है। ये ओरिजिनेट कब हो रहा है? टैक्स हॉलिडे पीरियड में, बट रिवर्स कब हो रहा है? लास्ट ईयर में। ये कब ओरिजिनेट हो रहा है? टैक्स हॉलिडे पीरियड में, बट रिवर्स कब हो रहा है? लास्ट ईयर में। तो बेटा जी पहले साल भले ही उनके ऊपर टैक्स नहीं रहेगा बट फिर भी डीटेल क्रिएट होगा। एक जबरदस्त बात है कि नहीं? मतलब अकाउंट्स पूरा मायना ही चेंज कर देगा। अकाउंट्स क्या बोलेगा? पहले साल करंट टैक्स इज 0। करंट टैक्स पीकेडी मैम, as per income tax act, current tax is 0, but because of AS 22 the difference which is arising during the current period during the tax holiday, but it is going to reverse after tax holiday period. yes or no? तो उसका क्या करते हैं हम? DTA DTL क्रिएट होता है तो इधर एंट्री आएगी टैक्स एक्सपेंस टू DTL, और ये टैक्स एक्सपेंस 500 का मान लो 30%, टैक्स रेट कितना है? 30%, तो कितना आएगा? 150 150। इंटरेस्टिंग बात देखो तो सर कितना मजा आ रहा है। मतलब एक ऐसा ईयर जब टैक्स हॉलिडे है बट फिर भी उसमें टैक्स दिखेगा। तुमको अकाउंट्स में कितनी ताकत है समझ में आ रहा है? करंट टैक्स बोल रहा है कि 0 है, बट फिर भी हम बोलेंगे बाय वर्च्यू ऑफ AS 22 टैक्स एक्सपेंस विल बी हाउ मच? 150। तुमको सिर्फ इतनी सी लाइन याद रखनी है, बाकी मेरे भरोसे पे छोड़ दो। ये जो एग्जाम्पल मैंने बनाया वो एग्जाम्पल नहीं भी समझा तो मुझे चलता है, बट इतना समझ में आ रहा है क्या? The difference which arises in what? Tax holiday period and reverses during tax holiday period, no DTA or DTL on such item, but अगर वो रिवर्स हो रहा है आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड, so even if it is a tax holiday period, उसमें AS 22 will apply. Is that okay? तो इतनी सी लाइन लिख कर रख दो। ये कौन सी एंटिटी लिखोगे? टैक्स हॉलिडे एंटिटी, टैक्स हॉलिडे एंटिटी। इससे बेहतर एग्जांपल मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चन का, तो इसको मत करना।
लिख लिया बच्चों? इसमें इसका पासवर्ड डालो ना, ओ डार्लिंग, इसमें पासवर्ड डालो ना इसका, वाईफाई का पासवर्ड डालो, दूसरा कोई तो है, कौन सा है डाल दो। हाँ, अब राजा बेटा जी ये कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया, इसको कैसे हैंडल करने का मैं बताऊंगा। अब बेटा प्लीज ये थर्ड कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान से रखना, ये एमसीक्यूज में आएंगे, ऊपर वाला भी एमसीक्यूज में आएगा कि विच अराइजिंग और ओरिजिनेट्स इन टैक्स हॉलिडे पीरियड या वर्चुअल सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी, ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं। नाउ द थर्ड स्पेशल पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बजट कब आता है? फरवरी में, और उसका अप्रूवल हो जाता है, राइट? मतलब अगले साल क्या टैक्स रेट होगी हमें पता होता है जनरली। तो मैं अगर आपको बताऊं तो क्या मैं जो बोल रहा हूं बात सही है क्या, कि जब मैं करंट ईयर में हूं, मान लो 24 25 में हूं, ये मेरा करंट ईयर है, या एक काम करते सही वाला ईयर लेते, अभी कौन सा चल रहा है? 23 चल रहा है ना, 23 24 चल रहा है ना ईयर। सो मान लो अभी तुम 23 24 में हो, इसके टैक्स रेट पता है आपको? इस साल के टैक्स रेट पता है, मतलब इस प्रीवियस ईयर में क्या टैक्स रेट लगेंगे ये पता है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये करंट टैक्स रेट है? करंट टैक्स रेट से करंट टैक्स निकलता है, एग्रीड? करंट टैक्स से क्या निकलता है? करंट टैक्स। करंट टैक्स मतलब जो कंपटीशन में आप करते हो, जो पीकेडी मैम सिखाती है वो, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा। जब कभी भी आपको कंपटीशन दिया जाएगा उसके ऊपर करंट ईयर का ही टैक्स लगाना पड़ेगा। सो करंट टैक्स विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बट डीटी और डीटीएल की खास बात क्या है कि द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट्स इन द करंट पीरियड and which are capable of reversing in future, so deferred tax is never related to the current year, they are going to reverse in future years. So current year में टैक्स रेट है 30% और आगे जाके टैक्स रेट है 25%। सो बेटा जी भले आप डीटीए डीटीएल क्रिएट करोगे 30% से, बट वो रिवर्स तो 25% से ही होगा ना। सो इसलिए स्टैंडर्ड क्या, क्योंकि रिवर्स 25% से क्यों होगा कि अगले साल का टैक्स रेट ही 25% है। तो तुमने इस बार डीटीएल 30% से किया, बट 30% देना ही नहीं होगा। देना कितना होगा? 25% ही, क्योंकि डीटीए डीटीएल की खास बात है, दे आर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, दे आर सेइंग दैट विच रिवर्सेस इन फ्यूचर। सो डीटीए डीटीएल हम करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करते, बट इन रिलेशन टू फ्यूचर, यस और नो? सो राजा बेटा जी रूल ऐसा है कि अगर आपको दो टैक्स रेट पता है, 30% और 25%, ओके, आगे की रेट अगर पता है, इसको बोलते हैं रेट सब्सटैंटिवली एनेक्टेड। इसको क्या बोलते हैं? रेट सब्सटैंटिवली एनेक्टेड। एनेक्टेड का मतलब बजट आ गया, बजट के अंदर उन्होंने रेट दे दी, तो आपको ये रेट पता है, समझ में? तो ये बोलते हैं डेफर्ड टैक्स, वेदर बी इट असेट और लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स इज कैलकुलेटेड एट रेट सब्सटैंटिवली एनेक्टेड फॉर फ्यूचर। मतलब करंट टैक्स कौन सी रेट से कैलकुलेट किया जाएगा? करंट ईयर के टैक्स रेट से। बट डीटीए डीटीएल किससे कैलकुलेट किया जाएगा? फ्यूचर। अगर वो सब्सटैंटिवली एनेक्टेड रेट है, मतलब बजट पास हो गया पता है, उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट का असेंट इज पेंडिंग, बट दैट इज जस्ट अ रबर स्टैंप, यू ऑलरेडी नो इट। सो स्टैंडर्ड सेज दैट यू शुड यूज द रेट विच इज सब्सटैंटिवली एनेक्टेड। करंट टैक्स कैन नेवर बी चेंज, करंट टैक्स विल ऑलवेज बी एज पर द फाइनेंस एक्ट, दैट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो पीकेडी मैम ने पढ़ा है। उसमें मैं कुछ नहीं सिखा सकता, बट मैं आपको AS 22 के हिसाब से बता रहा हूं, डेफर्ड टैक्स कभी भी करंट ईयर की रेट लेकर नहीं करते। अगर फ्यूचर की रेट एप्लीकेबल है तो फ्यूचर की रेट लेंगे। बट प्रॉब्लम यह है, क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं दिया जाता है। एक आध क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर ये दिया जाएगा, बट आपको एमसीक्यू में बात ध्यान रखनी है, इट इज नॉट द करंट ईयर टैक्स रेट। अगर फ्यूचर की टैक्स रेट मालूम है तो फ्यूचर की टैक्स रेट में करंट डीटीए डीटीएल रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि ये रिवर्स फ्यूचर में होता है, तो फ्यूचर की रेट से ही रिवर्स होगा वो। सही और नो? तो जल्दी से बताओ करंट टैक्स किससे कैलकुलेट होगा? करंट टैक्स रेट, दैट इज द करंट फाइनेंस एक्ट टैक्स रेट, जो भी करंट ईयर के लिए जो एप्लीकेबल होगी वो। बट डेफर्ड टैक्स फ्यूचर रेट, बट फ्यूचर रेट नहीं बोलते, स्टैंडर्ड उसको क्या वर्ड बोलता है? रेट विच इज सब्सटैंटिवली एनेक्टेड, मतलब पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ हम बोल सकते हैं कि सब्सटैंशियली वो एनेक्ट हो चुके हैं, वही रेट रहेगी। ध्यान से सुन रहे हो क्या? झेंडू के बाम,
इस पूरे सिनारियो में इसके जैसे क्वेश्चंस कम है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो भूलना मत, डेफर्ड टैक्स हमेशा फ्यूचर रेट को लेकर करता है। ठीक है, तो लिख लो सिलेक्शन ऑफ टैक्स रेट, ये थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ टैक्स रेट। सुन साथिया माहिया बरसा देंगे इश्क। सरकार चले अभी आगे। Now we are there on the last point, which is relevant from your exam point of view, and that is called as MAT. You know what is MAT is? Minimum alternate tax. So minimum alternate tax is what? कि दो टाइप की इनकम होती है, आपको आइडिया है? सो मैं पहले टैक्स के एंगल से बात कर रहा हूं, जो पीकेडी मैम आपको पढ़ा सकती है, या पढ़ाया नहीं भी होगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अनफॉर्चुनेट है कि सिलेबस में नहीं है, बट आपको अकाउंट्स में वो फिर भी समझना पड़ेगा। तो पीकेडी मैम आपको इनकम टैक्स एक्ट में पहले कंपटीशन सिखाया होगा। ओके, कंपटीशन में 5 हेड्स ऑफ इनकम लिया होगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड किया होगा, फिर उसके बाद में डिडक्शन देके एनटीआई निकाला होगा और एनटीआई पर टैक्स निकाला। तो एक कंपटीशन में रेगुलर रेट ऑफ टैक्स से निकाला, रेगुलर टैक्स, राइट, ये रेगुलर रेट से निकाला, ये एक तरीका है। मैट क्या बोलता है कि एक और तरीका है जिसके अंदर हम इनकम कंप्यूट करते हैं। ये इनकम का कंपटीशन अलग होता है। ये मान लेते हैं कि अकाउंट्स की इनकम ली जाती है मोटा मोटी, हालांकि अकाउंट्स की इनकम नहीं, उसको बुक प्रॉफिट शब्द है, और बुक प्रॉफिट ये अकाउंट्स की इनकम से अलग है, बट फिर भी मोटा मोटी हमने क्या शब्द यूज किया? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मतलब जो अकाउंट्स की इनकम आई या अकाउंट्स का प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट लिख दूं, बुक प्रॉफिट। और इसके ऊपर कुछ कंसेशनल, क्या लगता है? कंसेशनल रेट से टैक्स लगता है, मतलब रेगुलर रेट नहीं लगते, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मैट रेट, राइट। ये हमेशा होता है, आपको आइडिया नहीं, बट ये होता है कॉर्पोरेट्स के लिए, आपको आइडिया नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है? एसईजेड इज एग्जाम्प्ट, तो उनको टैक्स नहीं लगता है, झूठ बात करते हो, मैट लगता है। अनलेस एंड अंटिल योर अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो जीरो एंड टैक्स प्रॉफिट इज ऑल्सो जीरो, देन देयर इज नो टैक्स। बट अगर अकाउंट्स में आपका प्रॉफिट है, क्योंकि टैक्स में डेप्रिसिएशन बंपर लग गया, बट अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल जाएगा। तो मान लो अकाउंट्स में प्रॉफिट है बट टैक्स में प्रॉफिट नहीं है, तो भी आपके ऊपर एक लटकती तलवार है, उसका नाम है मैट। सो राजा बेटा जी, रूल आता है, ये बनता है ए, ये बनता है बी, तो इसका रूल होता है ए और बी, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर इज योर करंट टैक्स। ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लो, ये एक्चुअली अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, ये टैक्स का है। आपको ये पता नहीं होगा, बट ऐसा ही होता है। एएमटी आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मैट नहीं है। एएमटी में आप क्या करते हो? अकाउंट्स का मतलब सॉरी टैक्स का एक टैक्स निकालते हो रेगुलर से, और फिर एक दूसरा अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स निकालते हो, और फिर आप क्या करते हो? विचएवर इज हायर लेते हो ना। वैसे इधर कॉर्पोरेट्स में क्या करते हैं हम? करंट टैक्स निकालते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो कॉम्पिटिशन 5 हेड्स का होता है। जो मैट है उसमें 5 हेड्स भूल जाओ, उसके अंदर बुक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। बुक प्रॉफिट क्या, मैं नहीं पढ़ा रहा, ये और जरूरत भी नहीं है। तो बुक प्रॉफिट के ऊपर मैट रेट, जो कि कंसेशनल रेट होती है, इट इज नॉट 30% और सो, इट इज 7.5%, समथिंग लाइक दैट। कंसेशनल रेट से टैक्स होता है, उसको मैट रेट बोलते हैं। और ए और बी, विच एवर इज हायर, यू हैव टू पे द टैक्स।
अब अगर आपने बी भरा, अगर आप यू पे बी फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा जी आपको मैट क्रेडिट मिल जाता है। मैट क्रेडिट क्या होता है? जो करंट टैक्स है और जो मैट का टैक्स है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है टैक्स क्रेडिट है। ये अगले साल आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है सर, राइट? तो बेटा जी उसको क्या मिल जाता है? टैक्स क्रेडिट। ये भी कहां तक का बात है? कहां तक की बात बता रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स ओनली। मेरा AS22 इधर लगता है, ये AS22 ऐसा बोल रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अकाउंटिंग की इनकम है। अब बेटा जी मैंने आपको सिखाया अकाउंटिंग की इनकम को कंपेयर करो टैक्स की इनकम के साथ। पैंडी पर तो टैक्स में दो इनकम है। ऐसा कोई साल हो सकता है जिसके अंदर कंपटीशन वाली इनकम खारिज हो जाए और मैट वाली इनकम हो। तो मैंने आपको क्या सिखाया? कंपेयर अकाउंटिंग इनकम विद टैक्सेशन इनकम। पर पैंडी टैक्स की इनकम में दो चीजें हैं, एक बुक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है और एक टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट है। यस और नो? तो मुझे क्वेश्चन पूछोगे किसके साथ कंपेयर करूं सर? तो मैं आपको आंसर दे रहा हूं, यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर इट विथ रेगुलर। डीटीए डीटीएल निकालने के लिए मैट की इनकम के साथ कभी कंपेयर नहीं करोगे। डीटीए डीटीएल निकालने के लिए किसके साथ कंपेयर नहीं करोगे? मैट की इनकम के साथ कभी नहीं कंपेयर करो। ऑलवेज कंपेयर विथ अकाउंटिंग रेगुलर, अकाउंटिंग इनकम विथ रेगुलर इनकम टैक्स इनकम, दैट इज टोटल इनकम। यस और नो? सो इग्नोर MAT income to calculate deferred tax. ठीक है? नेक्स्ट, MAT is only to calculate deferred, क्या बोल रहे हैं? is only to there to calculate current tax. हैप्पी? चलो लिख लो, हो गया स्टैंडर्ड। ओ वाह, मस्त कंसेप्ट है ये तो। मतलब गवर्नमेंट कहीं से नहीं छोड़ती है हमें, टैक्स लेकर ही रहेगी। तेरे को मैं मजाक नहीं बता रहा हूं मितेश, किसी दिन तू पैसे कमाएगा ना तो तुझे इतना बुरा लगेगा, क्योंकि हम हमारे लिए पैसा कमाते ही नहीं है। अरे सीरियसली, अभी व्हाट काइंड ऑफ टैक्स आई एम पेइंग, जान निकल जाती है। इंडिया का टैक्स बहुत बेकार है, और कुत्ता नहीं पूछता मेरे को। बाहर रास्ते में चला जाओ, इतना टैक्स पर कोई नहीं पूछता। मैंने अभी जो पढ़ा है ना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने रेगुलर बैच में कितना भारी पढ़ा है मेरे को मालूम है, वो सिर्फ मेरे को ही मालूम है। बहुत डेप्थ में गया था मैं, और ये बच्चा बोल रहा अभी भारी पढ़ा है, घंटा अभी भारी पढ़ा है मैंने। अभी जुगाड़ करके बताया मैंने, ऐसा ऐसा रहा तो ऐसा ऐसा करते। बट तुम्हें इससे क्वेश्चन के आंसर्स आ जाएंगे। पहले इनकम टैक्स भरो, फिर कुछ खरीदो तो उस पर GST, और कुछ आउट ऑफ इंडिया से तो 200 एक्स्ट्रा दो इनको। क्या कमाए हमारे लिए, बहुत बेकार है भाई, मत बुलवाओ मुझसे। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि GST तो हमने लगाया ना, तो तुम तुम्हारा रेगुलर सेल्स ही लो। बट आदमी नहीं मानता है ना ऐसा। जब हम फीस लेते हैं उसको बोलेंगे GST ये तो गवर्नमेंट को जाता है, वो नहीं बोलता, बोलते तुम्हारी फीस ज़्यादा है तो पहले 18% GST दो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, दे दूंगा मैं। फिर दूसरा इनकम टैक्स भरो 35%, सुपर सरचार्ज के साथ वो क्या है रेट मुझे नहीं पता। यू पे इनकम टैक्स 35% उधर गया। फिर अगर मान लो मुझे कुछ अच्छी बड़ी चीज़ करनी है, जाहिर सी बात है मुझे कुछ भारी करने की इच्छा रहेगी, पैसा कमाया तो मान लो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि एक घर बनाऊंगा,
तो घर बनाया तो उस घर बनाने के लिए सीमेंट लो, सीमेंट पर 28% जीएसटी। कर क्या रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, कितना भयानक टैक्स है ये। जान निकल जाती, छोड़ो, मेरा दुखड़ा मेरे साथ ही रहने दो, तुम बस हमारी इनकम कैलकुलेट करते रहो। नहीं, इट्स अरे एंड हरासमेंट इज सो वेरी हाई, बहुत भयानक हरासमेंट है। टैक्स ऑडिट कराओ, उसके पैसे तो कोई गिनता ही नहीं, मतलब मैंने पैसे एक्स्ट्रा कमाए, तुम ऑडिट कराओ तुम्हारे पैसे से। व्हाई, आई डोंट वांट, हमें चाहिए टैक्स ऑडिट कराओ, उसके पैसे दो, प्रॉपर्टी टैक्स भरो। वो एम्प्लॉइज उधर काम करते हैं, वो एम्प्लॉइज को रख रहा हूं, उसके ऊपर टैक्स, उस टैक्स का तो नाम मुझे पता नहीं कौन सा टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स, वो भरो। मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर बाकी के कानून अप्लाई हो जाएंगे, मतलब भाई साहब राम राम, धंधा नहीं बड़ा चलता है अभी, जो स्केल पर है ठीक है, नहीं बढ़ाने का मुझे। पढ़ते, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड, From the following details of A Limited for the year ended 31st March 2021, calculate deferred tax asset or liability as per AS 22 and the amount of tax to be debited to P&L account. बेटा अभी मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना, पहले मैं आपको आंसर निकालना सिखा दूंगा, इसका प्रेजेंटेशन बट हालांकि हम जैसा सजेस्टेड में आता है वैसे ही करेंगे, ठीक है, या मॉड्यूल में। तो पहले मैं आपको आंसर निकालना सिखा रहा हूं, एकदम सिंपल ट्रिक्स है। तो पहले क्या करना है आपको, ये देखना, अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया 6 लाख, बुक प्रॉफिट एज पर मैट 350, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 60,000, मतलब ये दोनों पीकेडी के रिलेटेड है, ओके। और टैक्स रेट दिया है 20%, ये रेगुलर इनकम पर लगेगा, और मैट रेट है 7.5%, ये बुक प्रॉफिट पर लगेगा। तो पहला मुझे करंट टैक्स निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, करंट टैक्स इज हायर ऑफ फर्स्ट वन, आई विल राइट डाउन मैट और रेगुलर इनकम टैक्स रेट। तो रेगुलर कैसे निकालूंगा मैं, अब ऐसा रेगुलर वर्ड नहीं बोलेंगे, बट हम क्या बोलेंगे, देखो 60,000 इंटू 20% कितना आ रहा है बेटा जी, 12,000 आ रहा है क्या, और मैट के हिसाब से आएगा, सो मैट के हिसाब से कितना आएगा बेटा जी, 3,50,000 इंटू कितना 7.5%, बोलो बेटा कितना आएगा, क्या 6 लाख, 6 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट एड है, मैंने बुक प्रॉफिट वर्ड बोला था, 26,250, एग्रीड। अब रसगुल्ले बच्चों, अगर आपको बिल्कुल भी एकदम कॉमन सेंस भी लगाओगे तो एक बात पता चल गई है कि 26,250 विल बी माय करंट टैक्स। ये एक्चुअली ऐसा बताना चाहिए था, करंट टैक्स इज इक्वल टू 26,250। हैप्पी, ठीक है। अब शांति से देखो, मैंने आपको यह बोला कभी भी कंपेयर मत करना बुक प्रॉफिट को विथ अकाउंटिंग प्रॉफिट को, क्योंकि जो मैट के लिए प्रॉफिट यूज करते वो नहीं लेते हम, रेगुलर टैक्स के लिए करते। तो 6 लाख और 60,000 में कितने का डिफरेंस है, यही लेते ना हम। अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है, कितने से, 5,40,000, एग्रीड। सो डीटीएल आएगा 5,40,000 इंटू 20%, 1,08,000, क्या 1,08,000 आ रहा है क्या। सो बेटा जी अगर आप मुझे पूछेंगे मेरा करंट टैक्स कितना है, तो 26,250, मेरा डीटीएल कितना है 1,08,000। अबे लिखो मत यार, कमीनो देख लो पहले एक बार, एग्रीड। मेरा करंट टैक्स कितना है 26,250 और मेरा डीटीएल कितना है 1,08,000। सो मेरा टोटल टैक्स कितना है 1,34,250। सबसे इजी तरीका वापस से बता दूं, बुक प्रॉफिट लो, उसके ऊपर मैट रेट लगाओ, इनकम टैक्स एक्ट लो, उसके ऊपर उसकी रेट लगाओ, दोनों में से हायर इज द करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नेवर एवर कंसीडर मैट का बुक प्रॉफिट, ऑलवेज कंपेयर अकाउंटिंग का प्रॉफिट विथ टैक्स का प्रॉफिट। ओके, सो टैक्स के प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा, अकाउंटिंग इनकम टैक्स की इनकम से ज्यादा है, तो क्या क्रिएट होगा डीटीएल। डीटीएल की एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल, करंट टैक्स की एंट्री होगी करंट टैक्स और टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेएबल, यस और नो।
सो बेटा जी दोनों ऐड होकर मेरा 134,250 आ रहा है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, इसका सिर्फ ब्रेकअप दे देती है। ब्रेकअप कैसे देती है, मुझे एक बात बताओ, आपको अगर बोला हुआ याद आ रहा होता धुंधला धुंधला, तो मैंने ये बताया था कि जो कोई भी 12,000 और 26,250 का डिफरेंस है, और अगर आप मैट भरते हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैट क्रेडिट बोलते हैं कि नहीं बोलते? सो 14,250 इज अ मैट क्रेडिट। तो आपको बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, करंट टैक्स 12,000, मैट क्रेडिट 14,250 और आपका डीटीएल 1,08,000, टोटल उतना ही आएगा। इसको पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया है, जबकि कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं आपको। एकदम सीधा सिंपल भाषा में मैट और करंट टैक्स में से हायर इज अ करंट टैक्स। दूसरा, अकाउंटिंग इनकम को कंपेयर करोगे इनकम टैक्स इनकम के साथ में, डिफरेंस लेकर उस पर डीटीएल क्रिएट करोगे। इज दैट सिंपल? सो देख लो आपका आंसर तो आ जाएगा 134,250। ये तो सिखा दिया मैंने। अब देखते हैं मॉड्यूल कैसा करती है। सो आंसर तो आपका आ जाएगा। अकाउंटिंग के ऊपर टैक्स कितना है, तो 1,20,000। तो वो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इनकम को कंपेयर कर लेते हैं। वो किसको कंपेयर कर रहे हैं, टैक्स को कंपेयर करेंगे। समझ में आई बात देना। फिर उन्होंने क्या किया, टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट 12,000, टैक्स एज पर मैट 26,250, एक्सेस ऑफ मैट और करंट टैक्स 14,250। बेटा जी ये क्या है, मैट क्रेडिट। सेस मैट क्रेडिट मतलब इसको आगे सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो आप, मतलब इट इज जस्ट लाइक पेड इन एडवांस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। मैंने इनकम कंपेयर करके किया था। मैंने क्या किया था, 5,40,000 पर निकाला था। वो क्या कर रहे हैं, 120 उसके ऊपर 20% मल्टीप्लाई किया, किस पर, अकाउंट्स की इनकम पर। और फिर क्या किया, करंट टैक्स 60,000 पर 20% निकाला। जाहिर सी बात है, तुम मल्टीप्लाई कर परसेंटेज से खेलकर फिर डिफरेंस से निकाल। मैं किस पर निकाल रहा हूं, 540 पर निकाल रहा हूं। तो इधर डेफर्ड टैक्स आ गया, तो डेफर्ड टैक्स कितना आ गया, 1,08,000। ये से प्रेजेंटेशन का तरीका हुआ। 6 लाख इंटू 20% उन्होंने टैक्स निकाला, फिर 60,000 इंटू 20% उस पर टैक्स निकाला, फिर उन्होंने बोला कि जो 1,20,000 है प्लस 12,000 प्लस डेफर्ड टैक्स होना चाहिए। एग्रीड? तो बेटा जी वो कितना आ गया, 1,08,000। अब ये तो आप मैंने जैसे पढ़ा है वैसा कर सकते हो। अकाउंटिंग इनकम को हमेशा कंपेयर करना रेगुलर टैक्स की इनकम के साथ, और बोलना एज अकाउंटिंग इनकम इज ग्रेटर देन द टैक्सेबल इनकम बिकॉज ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस, द डीटीएल विल बी क्रिएटेड एंड डीटीएल विल बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,08,000। पॉइंट क्लियर? अब राजा बेटा जी, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट इज करंट टैक्स माने रेगुलर इनकम टैक्स के हिसाब से 12,000, डेफर्ड टैक्स माने 1,08,000, और 14,250 ये कहां से फिगर है, बच्चा छेप ही नहीं पा रहा है, तो कुछ नहीं, मैट क्रेडिट है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिए मैंने बोला डायरेक्टली ले लो 26,250, और 26,250 और 12,000 के बीच का डिफरेंस क्या है, मैट क्रेडिट। देना तो 26,250 है, नाम अलग अलग दे दिए। करंट टैक्स 12,000 और मैट क्रेडिट कितना, 14,250। तो क्या बेटा जी मैं इधर बता दूं, मैट क्रेडिट कितना है, 14,250। नाउ बेटा जी दिस इज एक्चुअली एन असेट, क्योंकि इसको आप यूज कर सकते हो। मैट क्रेडिट इज व्हाट, इज एन असेट। तो एंट्रीज में आपको इसका फायदा होगा। ये देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, दिस इज अ करंट टैक्स एट अ रेगुलर रेट, करंट टैक्स एट रेगुलर रेट। मेक सेंस? दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DTL, से यस, ये रेगुलर DTL की एंट्री है, और P&L अकाउंट मैट टू मैट क्रेडिट, से यस। और बेटा जी मैट क्रेडिट आप अगले बार जब आपका टैक्स ज्यादा आएगा तब आप कम कर सकते हो। तो एंट्री समझ में आ गई क्या? पहले करंट टैक्स दैट इज इन द ब्रैकेट P&L टू व्हाट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, फर्स्ट एंट्री क्लियर। सेकेंड एंट्री टैक्स एक्सपेंस और P&L टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और थर्ड एंट्री आएगी P&L को तो डेबिट करना ही पड़ेगा 14,250 टू मैट क्रेडिट इन द ब्रैकेट असेट। अब वो कैसे रिवर्स होगी बेटा जी, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में मैट क्रेडिट यूज कैसे होता है वो पता होना चाहिए। मुझे उस एरिया में नहीं जाना अभी, बट आपको कहां पता चलेगा, फाइनल में, प्रोवाइडेड यू पास इंटरमीडिएट। अब ये लिखना है तो लिख कर ले लो। CSR, अरे भाई दीपक सुतार तुमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इनकम टैक्स। नहीं, अभी तुमको एक बात बताता हूं, तुम CA कर रहे हो ना, कभी झोल झपाटे का काम मत करना, कभी मत करना। अरे पहले जैसा स्टाइल ही नहीं रहा है अभी।
तुमको कहां से पकड़ के उठा के लेके जाएंगे तुमको मालूम नहीं है। तुमको अगर टैक्स नहीं भरना ना, एक सिंपल तरीका बताता हूं, पैसा ही मत कमाओ। दूसरा झोल झपाटा मत करना, कुछ सिंपल तरीका है। क्लाइंट बोलेगा अरे कितना टैक्स है, क्या करेंगे, बचा लेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं करने का। बोलेगा प्रॉफिट ही मत कमा भाई, बात खत्म। नहीं रह गए हो पहले वाले दिन। सब ऑनलाइन करने के बाद में तुम्हारा आधार, इस क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। 3-4 बार एग्जाम में आ गया है। कितनी बार? 3-4 बार। हाँ तो वही करना पड़ेगा, बट ये तुमको निकालना पड़ेगा ना। अमाउंट सेम थोड़ी ना गुड़िया, झूठी, उसको सेम नहीं बोलते, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलते हैं। वो उतना ही रहेगा बेटा, उसका क्या करेंगे। क्वेश्चन 4 नवंबर 20 में आया था, एक बार सॉल्व कर लो। मैं वापस बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया कैसे निकालने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बिना देखे सॉल्व करके बता दो। लास्ट लाइन लिखनी रह गई है सर जी। एक राजवीर, एक 2 मिनट रुक बेटा, करवाता हूं, पहले इसका आंसर सॉल्व कर ले। Are we ready? So here I say you the next thing, please check carefully. इसका बेटा जी अकाउंटिंग प्रॉफिट 15 लाख है, बुक प्रॉफिट 750 है, सो 7,50,000 इंटू 7.5% इज योर मैट टैक्स, है ना। सो 7,50,000 इंटू 7.5% इज हाउ मच, 56,250। और दूसरा है 2,50,000 इंटू 20%, 50,000। तो बेटा जी मैट विल बी सिलेक्टेड और मैट क्रेडिट विल बी 6250। अभी अकाउंटिंग कितना है बेटा जी 15 लाख, और आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 2,50,000। ऐसे ही सिखाया मैंने, अकाउंट्स की इनकम जब टैक्स की इनकम से ज्यादा है तो डीटीएल। सो बेटा जी अभी क्या करेंगे, 15 लाख माइनस 2,50,000, 12,50,000 पर आप 20% रेगुलर टैक्स रेट से कैलकुलेट करेंगे, मैट रेट नहीं लेंगे, रेगुलर टैक्स रेट। सो कितना आएगा, सो बेटा जी कैन आई नॉट से आपका करंट टैक्स रहेगा, इट इज नथिंग बट 50,000 प्लस ये वो जो ब्रेकअप देते वो 6250, उसमें 50,000 इज करंट टैक्स
एंड 6250 इज मैट क्रेडिट, 56,250 देंगे और उसमें ऐड करेंगे आप 2,50,000. इट इज व्हाट? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. इट विल बिकम 3,06,250. राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इसके घर पर. ओके. अब बेटा जी एक टैक्स फ्री एंटिटी का एक क्वेश्चन करा लेता हूं. ये जो क्वेश्चन आपको कर दिया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैंने बताया ना कि इससे बेहतर प्रॉब्लम आपको एक लेकर बताऊंगा. टैक्स फ्री एंटिटी, मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो, रिवाइज बिफोर एग्जाम कंपल्सरीली. इसका आंसर जो है वो मैंने बनाया आपकी समझ के लिए, बट इसका आंसर कैसे लिखना होता है इसके लिए और एक क्वेश्चन लिया है तो उसके अंदर बता दूंगा. आर वी रेडी? बेटा लिमिटेड इज अ फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज फॉर फर्स्ट 10 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. ओके. एंड इज इन द सेकेंड ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, दूसरे साल में है. पहले 10 साल पूरा टैक्स फ्री है. डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन टैक्स लाइबिलिटी इन ईयर 1 and 2 इज 1,000 lakh एंड 2,000 lakh. उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि टाइमिंग डिफरेंस जो पहले और दूसरे साल में आ रहा है जिससे डीटीएल क्रिएट होगी वो कितना है? 1,000 पहले साल में है और 2,000 कितने हैं? सेकेंड ईयर में. इसमें कोई समझने में मजबूरी? मतलब उन्होंने क्या किया होगा? अकाउंट्स की इनकम को टैक्स की इनकम के साथ कंपेयर करके बोला होगा टाइमिंग डिफरेंस है जिससे डीटीएल पहले साल क्रिएट हो रहा है 1,000 और दूसरे साल क्रिएट हो रहा है 2,000. वो उन्होंने कर दिया आपको. एग्रीड? फ्रॉम थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स 50 lakh ईच ईयर. मतलब पहले 2 साल ओटीडी है, थर्ड से लेकर 10th ईयर तक आरटीडी है, रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस. सो पहला टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 1,000. दूसरा कितना है? 2,000. क्यूमुलेटिव कितना है? 3,000. पहले रिवर्स होगा 50 किस में से? 1,000 में से. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO. मतलब जो डिफरेंस पहले ओरिजिनेट होता है पहले रिवर्स होता है. सो बेटा जी मुझे बताइए कितने साल रिवर्स होगा? टैक्स हॉलिडे पीरियड 8 years रिवर्स होगा क्या? पहले साल ओटीडी है, दूसरे साल ओटीडी है, फिर थर्ड ईयर से लेकर 10th ईयर टैक्स हॉलिडे पीरियड में बेटा जी 8 years तक रिवर्स होगा. 50 into 8 400 रिवर्स होगा क्या? मतलब टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट्स एंड रिवर्सेस ड्यूरिंग द टैक्स हॉलिडे पीरियड. नो डीटी और डीटीएल ऑन दैट. पहले साल कितना टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ था? 1,000. उसमें से टैक्स हॉलिडे पीरियड में कितना रिवर्स होगा? 400. सो माइनस 400 कितना बचा? 600. 600 पर आप क्रिएट करेंगे डीटीएल. अगर ये डायरेक्टली डीटीएल दिया तो डायरेक्टली क्या क्रिएट करेंगे? अच्छा, अज्यूमिंग टैक्स रेट 40%, ये टाइमिंग डिफरेंस दिया. तो 600 इंटू 40%, 240 आएगा क्या? तो पहले साल डीटीएल आएगी 240. अगर आप एंट्री बता पाएंगे तो मजा आ जाएगा. एंट्री आएगी टैक्स एक्सपेंस टू डीटीएल. जस्ट इमेजिन द वंडर ऑफ AS 22. पहला साल आप बोल रहे हो कि टैक्स फ्री एंटिटी है, बट फिर भी इसका P&L अकाउंट देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा टैक्स P&L में से लेस हुआ कितना? 240. एंड यू विल बी सरप्राइज, साला बंडी ये तो टैक्स हॉलिडे एंटिटी है, इस पर टैक्स कहां से आ रहा है? टैक्स ऐसे आ रहा है बिकॉज ऑफ AS 22. दूसरे साल कितना आएगा बेटा जी? 2,000 इंटू 40%, 2,000 इंटू 40%, 800. तो अगले साल आपका टैक्स एक्सपेंस कितने का दिखेगा? 800. क्योंकि ये पूरा का पूरा टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद में रिवर्स होगा. देखो मैं वापस पूछ रहा हूं, टैक्स हॉलिडे में पहला टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 1,000. और दूसरे साल कितना है? 2,000. रूल क्या है कि जब रिवर्सिंग चालू होता है तो कौन सा रिवर्स हो रहा है पहले? 2,000 या 1,000? 1,000. जो पहले ओरिजिनेट होता है वो पहले रिवर्स होता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है AS 22 में. सो 1,000 में से टैक्स हॉलिडे में रिवर्स होने वाला कितना है टाइमिंग डिफरेंस? 400. दैट इज 8 इंटू 50. 400 रिवर्स हो रहा है. तो 400 पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा डीटीए डीटीएल का. सो हम क्या करेंगे बेटा जी? 600 टाइमिंग डिफरेंस था इंटू 40%, 240 का हम क्रिएट करेंगे डीटीएल इन ईयर 1 और 2,000 पूरा रिवर्स होगा टैक्स हॉलिडे के बाद में. तो 2,000 इंटू 40%, 800. इस पर भी डीटीएल क्रिएट होगा बट वो सेकेंड ईयर में होगा. तो सेकेंड ईयर का आपका टैक्स एक्सपेंस आएगा 800 और फर्स्ट ईयर का टैक्स एक्सपेंस आएगा 240. चेक करना चाहोगे आप? ये देख लो, टाइमिंग डिफरेंस 1,000, फिर टाइमिंग डिफरेंस 2,000, 3,000, और अगर आप देख रहे हो तो टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो रहा है ये, और इस तरीके से ये टाइमिंग डिफरेंस का बैलेंस बचा 2,600, जिसमें से 600 फर्स्ट ईयर का है और 2,000 सेकेंड ईयर का है. समझे कि नहीं? ये प्रोजेक्शन आपको पहले ही पता रहता है कि कितना कैसे कैसे रिवर्स होगा. तो ये देख लीजिए, इधर किधर है?
240 एंड 800 लाख, मैं वहां से रिलेवेंट पढ़ता हूं। आउट ऑफ 1000 लाख डेप्रिसिएशन, टाइमिंग डिफरेंस 400 lakhs will reverse in the tax holiday period and therefore should not be recognized. However, for 600, deferred tax liability will be recognized 240 lakh in the first year. क्या हमारी बात हुई थी ये? In the second year, the entire amount of timing difference of 2000 lakh will reverse only after tax holiday period and hence will be recognized in full. Deferred tax liability amounting to 800 lakh will be created by charging to P&L account and the total balance of DTL at the end of the second year will be 240 plus 800, that is 1040. अब जरा एक बार रेफरेंस भी पढ़ लेते हैं। एज पर AS 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, deferred tax in respect of timing difference which originate during tax holiday period and reverse during the tax holiday period should not be recognized to the extent deduction from total income of enterprise is allowed during the tax holiday period as per the provision of section 10A or 10B of the Income Tax Act. सिंपल तरीका बताओ क्या लिखने का? The timing difference which originate during the tax holiday period and which are reversed during the tax holiday period, no deferred tax liability or asset is created on such differences. लिख सकते हैं? इतना जोरदार नहीं दिया है, उतना लिख देंगे। आगे, deferred tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period but reverse after tax holiday period should be recognized in the year in which the timing difference originates. तो हम क्या लिखेंगे? Timing difference which originates during the tax holiday period but reverses after the tax holiday period, right? Deferred tax will be recognized in the year in which timing difference originates. पक्का? मतलब ये 10th ईयर में नहीं करना है, 11th ईयर में नहीं करना है, फर्स्ट ईयर में ही करना है। आगे क्या लिखा? However, recognition of DTA should be subject to consideration of prudence. आपको तो पता है, मैंने बताया था virtual certainty और reasonable certainty, बात हुई थी ना? For this purpose, the timing difference which originate first should consider to be reversing first, that is FIFO method should be used. Is that okay? इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर लिखो, मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग लगा दूं आपके लिए? मैं आपको इसके लिए दूंगा, ये ऊपर वाला वो चार्ट है ना, सिर्फ ओनली फॉर ये रेफरेंस है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने बनाया, आपको समझाने के लिए, ये कुछ मत करना, डायरेक्टली रेफरेंस और कंक्लूजन आएगा। फुर्ती से चालू करो, AS 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, फुर्ती से चालू करो।
सर सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कुछ सिमिलरिटी है क्या? बेटा 90% सेम ही है। आर वी डन? जम जाएगा आपको? पब्लिक अभी भी लिख ही रही है। आर वी रेडी फ्रेंड्स? सो प्लीज फोकस। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 आप कर पाएंगे? एक बार पढ़ लो। 4th नहीं, 5th आप कर पाएंगे? विल यू बी एबल टू डू इट? इसका प्रेजेंटेशन में मैंने पूरा वर्किंग नहीं दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5, विल यू बी एबल टू डू इट? ओके, नाउ प्लीज कम डाउन टू दी May 18 क्वेश्चन. दिस इज आई गेस क्वेश्चन नंबर 3, May 18 ग्रुप 1. आर वी रेडी? इन द ब्रैकेट इसका लिख लो फोकस ऑन प्रेजेंटेशन. आंसर में आपको 110%. सर इसका सॉल्यूशन जैसे थ्योरी फॉर्मेट में प्रिंट, उसकी जगह एनालिसिस बिना थ्योरी भी लिख सकते हैं क्या? यस कृतिका लिख सकते हो, बट मेरी बात मानो, एएस के आंसर पॉइंट वाइज ही लिखो तो ज्यादा बेहतर है. एनालिसिस लिखकर कंक्लूजन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है. दिस इज व्हाट आई फील. ठीक है? अगर आप फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. रेफरेंस और एनालिसिस मर्ज कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान रहे रेफरेंस और एनालिसिस और कंक्लूजन ऐसे दो पार्ट तो आनी चाहिए कि आपका कौन सा रेफरेंस है, एनालिसिस क्या किया आपने, और उसके बेसिस पर कंक्लूजन क्या आ रहा है. भले या फिर आप उसको किसी नाम से पहचानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. एएस का क्या रेफरेंस है, कैसे उस रेफरेंस से आपने उसको एनालाइज किया, उसके बेसिस पर क्या कंक्लूजन डिराइव कर रहे हो. ठीक है? सो राजा बेटा जी, रोहित लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स. बेटा सिंपल सी बात है, अकाउंट्स का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस से कम है तो ज्यादा है तो डीटीए, कम है तो डीटीएल,
तो पहले वाले पर क्या क्रिएट होगा? DTL, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड. हाईलाइट द वर्ड टैक्स रिकॉर्ड. अब मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर दिखाता हूं, बट पहले मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लो बैलेंस शीट बनती है सपोज, तो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होगा. अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, तो कहां पर दिखेगा? असेट साइड या लाइबिलिटी साइड? असेट साइड है, तो कॉमन सेंस है. क्यों असेट साइड? क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस है. सो मतलब अब ऐसा विजुअलाइज करो, अकाउंट्स में असेट 0 है, बट टैक्स के हिसाब से असेट इज 40,000. क्यों? क्योंकि टैक्स के हिसाब से अनअमोर्टाइज्ड है, अकाउंट्स के हिसाब से वो ऑलरेडी हो चुका है. आर वी श्योर ऑन द सेम पेज? अकाउंट्स की एसेट कितनी है? 0, क्योंकि अकाउंट्स में नहीं है, टैक्स में बोल रहे वो. और ये पहले ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से इसमें बैठ रहा है, असेट है क्या है, क्या है, ये तो पता करो पहले. सो मैंने बोला कि ये क्या है, असेट के एंगल से डील करे, तो बेटा जी क्या बोल रहे हैं हम? 40,000 अकाउंट टैक्स की असेट है और अकाउंट्स की असेट 0 है. अकाउंट्स की असेट टैक्स के असेट से कम है, DTA बराबर है. तो इसका डिफरेंस आएगा बेटा जी 3 लाख. 3 लाख है ना, 550 माइनस 250 है ना. 3 लाख इंटू कितना परसेंटेज है? 50%. तो कैन आई नॉट राइट डाउन DTL 1.5 लाख. और बेटा जी 40,000 का 50% कितना आएगा? 20,000. ये क्या आएगा? DTA. अब इसको दूसरा तरीका बताता हूं समझने का. बेटा टैक्स में अनअमोर्टाइज्ड है और अकाउंट्स में नहीं है, इसका मतलब अकाउंट्स ने एक्सपेंस ट्रीट कर लिया गया होगा और टैक्स ने उसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया. मतलब अकाउंट्स का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस से ज्यादा है, DTA. प्लीज फील तो करो एक बार. अनअमोर्टाइज्ड टैक्स के हिसाब से मतलब टैक्स ने एक्सपेंस कम दिखाया होगा ना, और अकाउंट्स के हिसाब से नहीं है, मतलब अकाउंट्स ने पूरा एक्सपेंस दिखा दिया. डू यू अप्रिशिएट? अकाउंट्स का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस से ज्यादा है तो DTA. अगेन द कॉन्सेप्ट इज DTA. सो द वे यू वांट टू ट्रीट इट, यू ट्रीट इट. आई डोंट केयर. ओके. सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला आया DTL, दूसरा आया DTA 150 और 20,000. मैंने इसके ऊपर क्या लिखने के लिए कहा? फोकस ऑन फॉर्मेट. आंसर कैसे निकालना मैंने बता दिया. तो अब देखो क्या है, पहले पर्टिकुलर्स, सिंपल एक्सेस, डेप्रिसिएशन, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो ऊपर देंगे वो लिख देना नीचे क्वेश्चन में. सेकंड आपको लिखना है अमाउंट कितनी है, डिफरेंस कौन सा है, टाइमिंग है कि परमानेंट. परमानेंट है तो वी आर आउट ऑफ द क्वेश्चन. फिर डेफर्ड टैक्स असेट है कि लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी, और लास्ट में अमाउंट. इजी पीजी. हम निकालेंगे हमारे लॉजिक से, प्रेजेंट उनके लॉजिक से करेंगे. तो लिखते वक्त हम वो नहीं लिखे अकाउंट्स की इनकम इससे ज्यादा है, कमी ना उसको पता चल जाएगा तुम शॉर्टकट मार के आए हो मेरे से, समझे कि नहीं. तो शॉर्टकट उधर नहीं बता देने का, ओह वो एस में नहीं लिखेला है, तो वो जो शॉर्टकट दिया उससे आंसर 100% आएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड भी वही यूज करता है. सो कुल मिलाकर आपको ट्रांजैक्शन लिखनी है, ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिखनी है, कौन से टाइप का डिफरेंस है वो लिखना है, टैक्स रेट लिखनी है, और उसका DTA और DTL की अमाउंट कैलकुलेट कर देनी है. से यस और नो? अब बेटा जी इसका दोनों का नेट इफेक्ट कितना है? 1,30,000. सो बेटा जी नेट DTL कितनी दिखेगी? 1,30,000. दैट इज 1,50,000 माइनस 20,000. आप DTL दिखाओगे नेट. सर DTL रिवर्सल भी हो सकता है ना? शाम कितना अच्छे से बोला था बेटा मैंने कि DTL या DTA रिवर्स हुआ तो पहले आपको ओपनिंग बैलेंस देंगे DTA और DTL का. एक कंडीशन ये होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना. और दूसरा, इस स्टैंडर्ड में एट इंटरमीडिएट लेवल डेप्रिसिएशन को छोड़कर कोई भी RTD के बारे में क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा, ना मॉड्यूल में, ना RTP में, ना कहीं नहीं है. RTD के बारे में सिर्फ और सिर्फ तब सोचना जब ओपनिंग बैलेंस है और उन्होंने खुद ने बोला है कि रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस है. हम नहीं पता कर सकते, हम हमेशा क्या अज्यूम करके चलेंगे? ये OTD ही है. क्लैरिटी है? OTD के हिसाब से आंसर करने का. चलो अभी आगे. इसके बाद में और एक क्वेश्चन है बेटा, 2 हो गया ना? नहीं 2 नहीं, कौन सा हो गया? 3. अब इसके अंदर मैंने एक टफ क्वेश्चन लिया है, मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6. ठीक है. आपके ICAI का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 है.
ABC Company Limited had an investment in venture capital amounting to rupees 10 crore. Venture capital in turn had invested in the below portfolio companies new startups on behalf of ABC Limited. Oscar Limited, Z Limited, Star Limited, Sony Limited total 10 crore invest किया. During the financial year 1920, venture capital had sold their investment in Star Limited and realized 8 crore on sale of shares of Star Limited, and entire proceeds of 8 crore have been transferred by venture capital to ABC Company Limited. So पहले कौन सी ABC Company Limited है और उनकी एक इन्वेस्टमेंट आर्म है नहीं, और उन्होंने अलग अलग जगह पे 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, उनके पास इन्वेस्टमेंट है. उसमें से ये जो स्टार है ना, उस स्टार को उन्होंने बेचा और बेचकर उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया? 8 करोड़ का. नहीं, कितने में बेचा? एंटायर प्रोसीड 8 करोड़ है. सो कुल मिलाकर उन्होंने बोला 8 करोड़ रुपए मिला है. सुनते हैं क्या मेरी बात? यहां तक पढ़ने के बाद में फट चुकी होगी एग्जाम में. क्वेश्चन फिर भी फालतू है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना. जब कभी भी ऐसा कोई अतरंगी चीज दिखे, बहुत पहला है, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट किया गया. आगे बढ़ते हैं. द अकाउंट्स मैनेजर हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेंचर कैपिटल ऑन 31st March 20. 8 crore has been deducted from the cost of investment and carrying amount of investment as at the year end is 2 crore. नंदा नहीं कि नहीं है? क्या किया पता चला क्या? 10 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है, उनके बाप का राज है. 4 करोड़ का स्टार में इन्वेस्टमेंट है, तो लेस कितना होना चाहिए? 4 करोड़ लेस होना चाहिए. प्रॉफिट कितना दिखना चाहिए? 4 करोड़. यह अकाउंट्स का लॉजिक हुआ. उन्होंने क्या किया? 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में से लपालप कितना माइनस किया? 8. मतलब पूरा सेल प्रोसीड इन्वेस्टमेंट में से माइनस किया, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रहा है? 2 करोड़. अभी तक भी हमें घंटा कुछ नहीं पता चला पूछ क्या रहा है ये, बट ये पता चला कि पॉइंट नंबर 1 गलत है. 8 करोड़ सेल प्रोसीड है. सेल प्रोसीड लेस नहीं होता, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होती है. ये हमने ब्रांच में भी देखा, इन्वेंट्री में भी देखा. यस और नो? कंपनी हैड टू पे कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20% ऑन द नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 4 करोड़. वर्ड इज नेट. अब बच्चा वापस कंफ्यूज हो गया. पैंडी ऊपर 8 करोड़ बोल रहा है, नीचे 4 करोड़ बोल रहा है, चल क्या रहा है? एक्चुअली नेट वर्ड ये बताता है कि वो प्रॉफिट है. नेट कैसे निकला? सेल कंसिडरेशन 8 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 4 है, तो प्रॉफिट कितना है? 4 के ऊपर 20% उन्होंने क्या भरा? कैपिटल गेन. Due to COVID-19, the remaining startups, that is Oscar Limited, Z Limited and Sony Limited, are not performing well and will soon wind up their operation. Venture capital is monitoring the situation, and if required, they will provide for impairment loss in June 2020 quarter. You need to suggest the accounts manager what should be the correct accounting treatment as per AS 22, accounting for taxes on income. चलो अपन अपने बेसिक्स पर जाते हैं. तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा टाइमिंग डिफरेंस. क्या टाइमिंग डिफरेंस होता है? विच ओरिजिनेट्स इन वन पीरियड एंड विच इज केपेबल ऑफ रिवर्सिंग इन फ्यूचर पीरियड. कोई है ऐसा डिफरेंस? हाँ, कोई है टाइमिंग डिफरेंस? वैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सो रूल क्या है मैं आपको वो बता देता हूं. रूल ऐसा होता है कि अकाउंट्स में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, और कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन निकालकर टैक्स निकलता है. ओके, ये रूल है. और इस रूल के मुताबिक अकाउंट्स की इनकम और टैक्स की इनकम में जो फर्क है वो कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस. बाय रूल अगर हम जाए तो. यस सर? क्योंकि अकाउंट्स की इनकम कैसे निकालते हैं? सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. वी डोंट प्रोवाइड एनी इंडेक्सेशन. बट टैक्स में कैसे करते हैं हम? सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जो कोई भी प्रॉफिट आएगा वो 100% अलग ही आएगा ना, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है. अब अनफॉर्चुनेटली इधर उन्होंने क्या किया, जरा पढ़ते हैं आंसर में. द कंपनी हैड टू पे
capital gain tax at 20% on net sale consideration. As per income tax law, the company has to recognize a current tax liability of 0.8 crore computed as under. तो सेल कंसिडरेशन 8 माइनस 4, तो नेट गेन ऑन सेल इज 4 के ऊपर टैक्स रेट कितना है 20%, तो कितना आ गया 0.8. पक्का? कोई इश्यू है तो मुझे पूछ लो. अब अगर टेक्निकली स्पीकिंग इफ आई आस्क यू, सो जो 8 करोड़ मिले हैं वो तुम्हारी बुद्धि तुमको पता है कि अकाउंट्स भी उसमें 4 करोड़ प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि हमने शेयर किसके बेचे, स्टार के. स्टार का कॉस्ट कितना था 4, सेल वैल्यू कितनी है 8. कॉमन सेंस लगाओगे तो उसमें भी प्रॉफिट 4 करोड़ ही आएगा. ये आप और मैं सेम पेज पे ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूं. इन भद्दे लोगों ने क्या किया मैं बताता हूं. इन्होंने ये बोला है कि अज्यूम करो कि अकाउंटिंग का वो ट्रीटमेंट सही है. ठीक है, तो जरा पढ़ो उन 3 लाइनों में क्या लिखा था. उनको जो 8 करोड़ रुपीस मिले थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट में से लेस किए कि नहीं किए. तो उन्होंने एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, मतलब अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखाया ही नहीं. अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखा क्या नहीं, जाहिर सी बात है. टैक्स बता रहा है कि मेरा 4 करोड़ का प्रॉफिट है, अकाउंट्स बोल रहा है मेरा प्रॉफिट है ही नहीं. अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से कम है तो क्या क्रिएट करते, डीटीए. ऐसा लॉजिक दिया होगा, देखते हैं जरा इधर देख लेते हैं. As per AS 22, timing difference are those difference between taxable income and accounting income for a period that originate in one period and capable of reversing in one or more subsequent period. Taxable income 4 है, बराबर है. Accounting income as the same is deducted from the cost of investment. अब इनके बाप का राजा क्या अपना अकाउंटिंग से क्या गोटे के लिए समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा कैसा लेस कर देते, 4 ही लेस होएगा ना भाई, 8 कैसा लेस होएगा. 4 तो प्रॉफिट होएगा ना अकाउंट्स का. ठीक है, वो बोल रहे हैं अकाउंटिंग की इनकम नहीं ले, तो ये मैं जबरदस्ती मान रहा हूं, आप भी जबरदस्ती मान रहे हो. तो टाइमिंग डिफरेंस कितना हो गया 4, और उसके बेसिस पर वो बोल रहे डीटीए करो. पर डीटीए के लिए कौन सी सर्टेनिटी लगती है, वर्चुअल सर्टेनिटी इन केस इट इज अ लॉस, और बाकी के लिए कौन सी रीजनेबल सर्टेनिटी. तो उन्होंने बोला शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड ओनली टू द एक्सटेंट देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी एंड सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल अगेंस्ट व्हिच डीटीए कैन बी रियलाइज्ड. हां या नहीं. आगे क्या लिखा, सिंस इन द करंट सिनेरियो due to COVID-19 the portfolio companies are not performing well, thus the companies may not have sufficient future taxable income which will reverse DTA. Therefore the company will not recognize DTA of 0.8 crore and company should only recognize current liability of 0.8 crore. इन्होंने लास्ट में अपना जो आंसर आ रहा है वही दे रहा है, बट लॉजिक बहुत फालतू है. ये क्या बोल रहे हैं, डीटीए कब रिकॉग्नाइज करना, जब फ्यूचर टैक्सेबल इनकम है. लास्ट में एक लाइन लिखी है, कोविड चल रहा है, कोविड के वजह से ऊपर वाली जो कंपनियां बची हुई वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उनका इंपेयरमेंट हो सकता है, ऐसा लिखा है. तो उनका यह बोलना है कि उसमें से इनकम कभी आएगी नहीं फ्यूचर में, जिसके अगेंस्ट डीटीए रिवर्स होगा, इसीलिए डीटीए रिकॉग्नाइज मत करो, ऐसा उनका बोलना है. बट तो गणित ही नहीं है. गणित तो सिंपल है, अकाउंट्स का भी प्रॉफिट 4 है, टैक्स का भी प्रॉफिट 4 है. देयर इज नो टाइमिंग डिफरेंस एंड व्हेन देयर इज नो टाइमिंग डिफरेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डीटीए और डीटीएल. ओनली जो आएगा वो करंट टैक्स आएगा, और करंट टैक्स कैसे आएगा, कैपिटल गेन. आपने नेट सेल कंसिडरेशन निकाला और उसके ऊपर 20% निकाला, यस और नो. सो इस क्वेश्चन को लिख लो, कॉन्ट्रोवर्शियल, बट ये मॉड्यूल का क्वेश्चन इसलिए लेना पड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल. ऑनलाइन लाइव ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, जल्दी से मुझे बताओ. Shall we proceed? बेटा एक और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आई गेस. आसान क्वेश्चन है बेटा. अगर लॉस है तो मैंने बताया था कि लॉस में कुछ बात होती है, उसमें फ्यूचर का प्रॉफिट कम करने की ताकत होती है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो सकता है, डीटीए, है ना.
So PQR Limited accounting year ends on 31st March. The company made a loss of 2 lakh. अब 2 लाख का लॉस है और अगर आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और अगर हमारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी है तो हम क्या बोलेंगे 2 लाख में दम है. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 21, फॉर द ईयर्स एंडिंग 31st March 22 एंड March 23, इट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. मतलब वो बता रहे कि वर्चुअल सर्टेनिटी है, मतलब जो 2 लाख का लॉस है वो सेट ऑफ हो जाएगा. है नहीं. It is assumed that the loss of the year can be carried forward for 8 years and the tax rate is 40%. By the end of the year 2021, the company feels that there will be sufficient taxable income in the future year against which the carry forward of the losses can be set off. There is no difference between taxable income and accounting income except that carry forward loss is allowed in the year 2, 3 for tax purpose. मतलब टाइमिंग डिफरेंस का कोई लोचा ही नहीं रहता लॉस में. और उन्होंने और क्लैरिफाई किया कि टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए. लॉस में कोई कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है, मैंने सिखाया था. यस और नो. सो कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, तो तुम सोचोगे टाइमिंग डिफरेंस नहीं तो वी आर आउट ऑफ AS22. नो, लॉस में ही बात है. लॉस में अगला टैक्स कम करने की ताकत है, इसीलिए आज DTA बनाते हैं हम. ओके, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. अब बेटा जी मैं करंट टैक्स निकाल रहा हूं. करंट टैक्स मतलब पूजा मैम. सो बेटा जी 2021 में मेरा टैक्स है 0, मतलब मेरा लॉस आ रहा है ना. लॉस कितना आ रहा है 2 लाख, तो मेरा टैक्स कितना है 0. 2022 में बेटा जी मेरा प्रॉफिट कितना है 1 लाख है क्या, बट 1 लाख में से लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो मेरा करंट टैक्स वापस कितना है 0. तो मतलब इधर कितना सेट ऑफ हो गया बेटा जी 1 लाख सेटल हो गया. तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है 1 लाख कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना. इधर 2 लाख था, 2 लाख का भी कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 1 लाख. वो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, NTI लेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. यस और नो. डन. फिर 2023 बेटा जी अब आपका प्रॉफिट है 1,20,000. 1 लाख सेट ऑफ हो जाएगा. तो बेटा जी मेरी इनकम कितनी बची 20,000 बची क्या. 20,000 इंटू 40%, 8,000 मेरा टैक्स आएगा कि नहीं आएगा. ये करंट टैक्स हुआ. यस. अब मुझे क्या करना है डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है. सो बेटा जी फर्स्ट ईयर में लॉस है क्या, लॉस में कुछ बात है जिससे DTA क्रिएट होता है. सो 2 लाख पर DTA क्रिएट होगा कितना 2 लाख इंटू 40%. सो बेटा जी इधर DTA क्रिएट होगा 80,000, बराबर है. अगले साल कितने का लॉस एब्जॉर्ब हो गया 1 लाख, तो कितने का DTA रिवर्स हो गया. तो बेटा जी इधर एंट्री हुई DTA टू टैक्स एक्सपेंस, राइट. 80,000. बेटा मुझे बताओ लॉस को कौन सा बैलेंस होता है, लॉस को डेबिट बैलेंस होता है ना. और अगर आप टैक्स को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब एक रेवेन्यू आइटम को क्रेडिट कर रहे हो, तो आपका लॉस कम होएगा. पहले फील करो. असेट बढ़ रही है तो लॉस बढ़ता नहीं कम होता है. सो आपका 2 लाख का लॉस नहीं बोलेंगे हम. 2 लाख माइनस 80,000 हमारा लॉस कितना रहा 1.2 लाख ओनली. यस और नो. कैसे है जरा ध्यान से सुनो. मैं अगर बोलूं आपका एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ. ए ताई आई बरोबर. मैंने बोला आपका एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा या कम हो गया. मैं इधर लिख देता हूं एक्सपेंस कम प्रॉफिट बढ़ा. ओके. मैं बोल रहा हूं आपका एक्सपेंस कम हो गया, लॉस बढ़ा या कम हुआ. लॉस कम होगा. अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस कम होगा, तो मेरा लॉस कम होगा. अबे एक्सपेंस कम हुआ. फॉर एग्जांपल पहले एक्सपेंस था 5 लाख का, तो लॉस था 5 लाख का एक्सपेंस था, तो लॉस था 12 लाख. एक्सपेंस कितने का था 5 लाख, लॉस कितने का हुआ 12 लाख. अब मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस 3 लाख का है, लॉस कितना हुआ 9 लाख. कैसे 10 लाख ना. शेमड़ी पब्लिक है, एक नंबर के. एक्सपेंस 5 लाख है तो लॉस 12 लाख है. ठीक है, प्रभु बचा मेरे को. मैं बोल रहा हूं अभी एक्सपेंस 3 लाख हो गया, कम हो गया एक्सपेंस, तो लॉस कितना हुआ. अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बशी गई ना गांव भर नाचत फिर. आई कांट हेल्प यू. इतना फालतू. अब मैं तुमको ये ऐसे भी बता सकता हूं. तुमको एक्सपेंस 5 लाख था तो प्रॉफिट कितना था 12 लाख फॉर एग्जाम्पल. ओके. अब देखते हैं येड़े चाले करते हो क्या तुम. अगर एक्सपेंस 3 लाख हो गया
एक्सपेंस 3 लाख हो गया, 5 लाख था तो प्रॉफिट 12 लाख था, एक्सपेंस 3 पर आ गया तो प्रॉफिट कितना हो गया 14 लाख। मैंने यही बोला, एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस कम होता है तो लॉस कम होता है। अब टैक्स क्या है, एक्सपेंस। टैक्स को कौन सा बैलेंस होता है, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, मतलब टैक्स एक्सपेंस कम हो रहा है क्या, तो बूम लाइला मेरा लॉस कम होएगा। करते कहां से खींच के लाया मैं गाड़ी, तुमको बात पहुंची क्या पर तुम्हारे जहन तक। तो लॉस अगर रहेगा तो लॉस कम होगा इन द फर्स्ट ईयर। कितने से कम होगा, 80,000। ये लॉस कितना था बेटू, 2 लाख था क्या, सो उसमें से 80,000 का लॉस कम हुआ और लॉस बचा 1.2 लाख। ये लॉस बचा क्या, ये लॉस, और ये आएगा रिडक्शन इन लॉस। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर में क्या हुआ पता है तुम्हें, लॉस नहीं था, प्रॉफिट था 1 लाख। सेस 1 लाख के बाद में राजा बेटा जी करंट टैक्स तो 0 था बट डीटीए रिवर्स हुआ। एग्रीड। और हमारी एंट्री क्या होगी, डीटीए की जो होती है, डीटीए टू टैक्स एक्सपेंस, रिवर्स होगा तब क्या एंट्री होगी, टैक्स एक्सपेंस टू डीटीए। कितने से रिवर्स हुआ, 40,000। सो बेटा जी मेरा टैक्स आएगा 40,000 लेस और मेरा प्रॉफिट बचेगा 60,000। 60,000 प्रॉफिट बचेगा ना झंडू। उसके अगले साल 1.2 लाख था, एग्रीड। उसके अंदर मेरा करंट टैक्स था 8,000। आर यू श्योर अबाउट इट। सो मेरा करंट टैक्स था 8,000 बट इसके अंदर भी और एक चीज रिवर्स हुई है, डीटीए 40,000 की बची थी वो भी रिवर्स होगी ना। फर्स्ट ईयर में क्रिएट हुआ था 80,000 का डीटीए, सेकेंड ईयर में रिवर्स हुआ 40,000 का डीटीए, थर्ड ईयर में रिवर्स हुआ और कितने का, 40,000 का। सो कैन आई नॉट से मेरा 40,000 का डीटीए इधर रिवर्स हुआ, सो 1.2 लाख माइनस 72,000 का मेरा प्रॉफिट दिखेगा। से यस। लॉस में एक्सपेंस कम हुआ तो हमने लॉस में ऐड किया तो मेरा लॉस इतना रहा, और उसके बाद में 1 लाख में से 40,000 लेस किया क्योंकि डीटीए रिवर्स हुआ तो एंट्री हुई टैक्स एक्सपेंस टू डीटीए रिवर्सल की, तो ये आया 60,000। और सेम तरीके से यहां पर करंट टैक्स आया और ये निकला। यस और नो। ऑनलाइन लाइव जल्दी से मुझे बता दो समझ में आया क्या ये। मजा आ जाती। मुझे एक बात बता, फर्स्ट टाइम कौन कर रहा है, यस पक्का समझा क्या, हाँ तुझे थोड़ा कम समझा, हाँ गुड। और तुम दोनों का मोटा मोटी समझ में आ गया, गुड। यार मुझे इस बैच से अभी क्या करूं, मेरे को समझ में, सिर पर उठाकर नाचू ऐसा लगता है मेरे को। एक बच्चा नहीं बोलता समझ में नहीं आया अभी, और वही रेगुलर बैच में मैं जान दे दूं तो भी नहीं। तो मजाक नहीं बता रहा, अभी बायबैक पढ़ा रहा अभी मैं, और कितने दिन से बायबैक पढ़ा रहा मैं। तो हर फालतू चीज के लिए क्वेरी, सर ये नहीं समझा, ये वापस बता दो। ठीक है भाई, ले सुन भाई, पैसे दिए तूने, सुन क्या बोलने का अभी। बट मुझे लगता है एटीट्यूड ही होना चाहिए, एटीट्यूड पर काम होना चाहिए सर। सर आपका लिखा सोल्यूशन बता दो एक बार। मैंने कहां पर लिखा था, ये लिखा था कुछ और ये लिखा था कुछ, क्या चाहिए तुझे। अच्छा ठीक है, मैं इधर पॉज कर रहा हूं, इसका फोटो लेना है तो ले लेना आगे चलकर। और ये इधर कुछ लिखा था मैंने। अब बेटा जी लास्ट इनकम टैक्स के कुछ ये थे, टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कराना चाहिए मुझे, इसलिए मैं करा रहा हूं। जैन 2021 में आया था और क्वेश्चन नंबर 2 मई 19 में आया था। मैं वापस आपको बता दूं, हाईलाइट करके रख दो। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना मई 19 का, ये थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ तो जरा पढ़ते हैं बेटा जी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ एचएस लिमिटेड। डीटीएल का बैलेंस दिया और डीटीए का बैलेंस दिया। हाईलाइट करो पहले इस लाइन को, इससे ये आपको हिंट लग जानी चाहिए कि शायद रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग 1920। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स। आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है क्या? क्या?
क्या बोल रहे हो? अभी किसी ने बोला ना आंसर, अभी बोलना क्या? क्यों रिवर्सिंग? नहीं, मैंने आपको क्या बताया था याद है? जनरली टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है। जैसे ये समीकरण उल्टा हो जाए, वो आरटीडी मान के चलो। एक भी क्वेश्चन निकाल के दिखा दो जहां पर टैक्स का डेप्रिसिएशन कम आता है। नहीं है, टैक्स का डेप्रिसिएशन तब कम आता है जब वो रिवर्स होने लगता है टाइमिंग डिफरेंस। क्योंकि हमेशा डेप्रिसिएशन किसका ज्यादा होता है? टैक्स का। अभी इधर किसका ज्यादा है? अकाउंट्स का। सो इसके लिए आरटीडी है, रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस। मतलब जो आपका आंसर आएगा उसका उल्टा बोलने का। अब कैसे उल्टा बोलने का? अकाउंट्स का एक्सपेंस टैक्स के एक्सपेंस से क्या है? ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? डीटीए। बट बोलने का डीटीए नहीं है, डीटीए जैसा ही कौन है? डीटीएल। बट ऐड कर देने का वर्ड रिवर्सिंग डीटीएल। वापस समझो, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन में करना। ये सिर्फ किस में करना? डेप्रिसिएशन। 9 मतलब मान के चलो कि टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, तब वो ओटीडी। जब टैक्स का डेप्रिसिएशन कम आने लगता है तब वो आरटीडी। तो आंसर अपना रेगुलर ही निकालो, बट उसको उल्टा कर दो। सो अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, मतलब अकाउंट्स का एक्सपेंस ज्यादा है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? डीटीए। स्टॉप, डोंट से डीटीए, से इट इज रिवर्सिंग डीटीएल। से यस। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 20, इट इज आरटीडी। और इसमें क्या रिवर्स होगा? रिवर्सिंग डीटीएल। डीटीएल रिवर्स होगा। अब ये डीटीएल कैसे रिवर्स होगा? ये क्लू पता चला। आंसर निकालो और आंसर का उल्टा बोल दो, बट ऐड कर दो वर्ड रिवर्सिंग। फिर आगे देखो, आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन 1819 बट अलाउड इन 1920। गो बैक टू 1819। गो बैक टू 1819। कैन यू गो बैक? 1819 में डिसअलाउ हुआ था टैक्स में। इसका मतलब क्या है? टैक्स की इनकम ज्यादा थी। क्या भारी बोला? क्योंकि डिसअलाउड है, और अकाउंट्स में तो अलाउड होगा। तो उस समय कुछ क्रिएट हुआ होगा 1819 में, राइट? टैक्स की इनकम अकाउंट्स की इनकम से कम है। कब? 1819 में। 1819 में डिसअलाउ हुआ था टैक्स में, तो टैक्स की इनकम ज्यादा थी, अकाउंट्स की क्या थी? कम। अब अपने दिल से पूछ के बताओ क्या क्रिएट हुआ होगा उस समय? डीटीए। पक्का? तो यहां पर डीटीए क्रिएट हुआ था, बट ये अलाउड हो रहा है 1920 में, और हमारे लिए डेटा कौन सा ये हल्का दिया है? 19 का नहीं, ये 1819 का ही दिया है। इधर क्या करेंगे भाई? डीटीए क्रिएट होगा क्या? और अगर ये अगले साल का पूछा तो रिवर्सिंग डीटीए। अभी हम करंट ईयर में है कि नेक्स्ट ईयर में? मुझे पहले लग रहा था कि हम नेक्स्ट ईयर में, बट हम करंट ईयर में ही है। क्योंकि ये देखो ना, 31 मार्च 19 नहीं, बट कौन से ईयर? नहीं रे, इधर खाली विचार लेती जायला. भिकारी लोक आहे, भिकारी 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 कुठेही विचारतात. पण मला पण कळायला होतं, बॅलन्स शीटचे फिगर्स दिलेत, म्हणलं ते एंट्री झाली असेल, मग ठीक है, मी भिकारी. हाँ, नहीं चूक झाली तर राहील. नीचे कौन से ईयर का पूछा है? 2020 का पूछा है ना. सो अब मैं वापस पूछ रहा हूं, हम करंट ईयर में 2020, और एक कांड कब हुआ है? 1819 में. 1819 में क्या हुआ था? एक आइटम डिसअलाउ हुआ था टैक्स में. अकाउंट्स की इनकम कम हो गई, टैक्स की इनकम ज्यादा हो गई. जब अकाउंट्स की इनकम टैक्स की इनकम से कम है तो क्या क्रिएट हुआ होगा? डीटीए. तो अभी क्या होगा? रिवर्सिंग डीटीए. मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी रिवर्सिंग टाइमिंग डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तब एग्जामिनर को पूरा डेटा देना ही होगा. इस दैट हो गया जैसे अभी दिया है. अब आगे, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट. बेटा मुझे बताओ, प्राइवेट ट्रस्ट को दिया गया डोनेशन कभी भी अलाउड एज डिडक्शन होता है क्या टैक्स में? कौन है ये? तेरे को अकाउंट्स के साथ साथ टैक्स की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी. प्राइवेट ट्रस्ट को दिया गया डोनेशन डिडक्शन मिलता है टैक्स में? कौन से सेक्शन में? एटीजी में प्राइवेट ट्रस्ट को मिलता है डोनेशन दिया, तो फिर मेरे को भी दो पैसे मिलता है क्या? बट अकाउंट्स ऐसा कुछ करता है क्या भेदभाव? अकाउंट बोलता है प्राइवेट या पब्लिक, दो बिंदास. तो अकाउंट बोलता है हमारे पीएनएल को डेबिट मारो, टैक्स बोलता है मैं नहीं कर रहा लाभ. सो राजा बेटा जी, ये परमानेंट डिफरेंस है कि नहीं है? ये कभी रिवर्स हो ही नहीं सकता. और परमानेंट डिफरेंस मतलब यू आर आउट ऑफ द स्टैंडर्ड. ऑनलाइन वालों को कितना गुस्सा है, जैसे तुमने बोला डिडक्शन अलाउड भाग्येश, ऐसा लग रहा है बाहर निकाल के मारेंगे.
पब्लिक ट्रस्ट रहा तो है, वो टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है, बट उसमें एटीजी के बहुत लफड़े भाई, कभी 50% डिडक्शन मिलता है, कभी 100% मिलता है, कभी 10% ऑफ एनटीआई रहता है, तो उतना झमेला मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे। देयर आर नो एडिशन टू फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द ईयर, ये क्यों लिखा पता है क्या? मतलब आपको पता चल जाए कि जो कोई भी डिप्रिसिएशन का फर्क आ रहा है वो नए एसेट की वजह से नहीं आ रहा, पुराने एसेट की वजह से ही है। तो पुराने एसेट में कुछ डीटीए रहा होगा, इस लाइन का ऐसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इंपैक्ट ऑफ वेरियस आइटम डीटी एंड डीटीएल। आप देखना चाहोगे? अरे अच्छे लगते हो ये नदियां, और तुम। संतोष, त्याला सांग की जेवढे कुठले आयसीआयचे एक्झाम पेपर्स आहेत ना ते मला ह्याच्यामध्ये पण हवेत. हे कोणसी एग्जाम का रे? बड़े अच्छे, यही वाला था 5 मार्क के लिए डी वाला क्वेश्चन. सो बेटा जी पहला वाला हमने क्या बोला था? पहले डीटीएल की रीड हुआ था क्या? अपन ने रिवर्सल ऑफ डीटीएल ही लिखा था, पक्का वही लिखा था क्या मेरे को? हाँ डीटीएल रिवर्स बराबर है. सो बेटा जी दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 लाख. 20 लाख इंटू टैक्स रेट कितना तीजा आएगा? 30%. 20 इंटू 30% 6. सो 6 का डीटीएल रिवर्स है बेटा पहला आंसर. कुछ आंसर ये 6 लाख. फिर उसमें डीटीए रिवर्सल हुआ था क्या? 20 लाख इंटू 30% 6 लाख. हाजी. और लास्ट वाला इट इज द परमानेंट डिफरेंस, हेंस नो रिवर्सल ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड. क्या बोलते हो? S22 हो जाएगा? सिर्फ इसमें एक टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया, बट मुझे लगता है कि अगर आप वो दिमाग में रखेंगे तो आ जाएगा. और गुड न्यूज है कि ऐसा एक भी क्वेश्चन आईसीआई के मटेरियल में नहीं है. ये क्वेश्चन मेरे टेक्स्ट बुक में जरूर है, जिसके अंदर मैं आपको क्या बोलता हूं, कौन सी रेट लेनी चाहिए? नॉट ऑफ द करंट ईयर फॉर डेफर्ड टैक्स, सब्सटैंटिवली एनेक्टेड रेट. इज दैट ओके? वो बात ध्यान में रखना. मतलब करंट टैक्स हमेशा प्रीवियस ईयर की रेट, बट जो डीटीए है डीटीएल है, यू शुड ऑलवेज टेक दी फ्यूचर रेट. ठीक है? ठीक है, आज का होमवर्क लो. AS22 के सारे क्वेश्चंस देख लेना बेटा रफ में, क्वेश्चन से देखना. एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय द कंटेंट ऑफ इट, जस्ट ट्राई एंड फिगर आउट द आंसर फर्स्ट. कंटेंट वुड बी द सेकेंडरी पार्ट. क्योंकि होता क्या इशू इसमें, AS22 में पहले इधर ही जान जल जाती है कि डीटी आ रहा है कि डीटीएल आ रहा है, रिवर्स हो रहा है कि क्या है. पहले उस पर फोकस करना. राइटिंग हो जाएगी आराम से, एक बार लॉजिक समझ जाओगे तो. राइटिंग काम सेकंड पार्ट पर देखेंगे. आज क्या देखोगे? सिर्फ डायरेक्टली जैसे मैंने आंसर निकाले, डीटी है डीटीएल है, सिर्फ इतना देख लेना. सो आज का होमवर्क है AS22. बेटा उस दिन रिवीजन लीजेस का हो चुका था, और किसका हो गया था? ईपीएस हो गया था ना, और कुछ? ठीक है, आज का होमवर्क है AS18. रिलेटेड पार्टी कर लोगे? और AS28. AS28 थोड़ी ना रिवाइज हुआ है. ठीक है, ये एक हाथ 2 दिन लेकर कर लेना खत्म. पक्का? तुमको एक बात याद दिला दूं, बैच खत्म होने के बाद में पेपर लिखने का, पास होने का है ना, कर लो इसको खत्म, बात खत्म. इज दैट ओके? अब बेटा जी एक एएस है जो आपको बहुत ब्रीफली पढ़ाकर मैं होमवर्क देने वाला हूं. गेस द नेम ऑफ द एएस. 1. ये संतोष इधर आ रहे. तो 2 एएस ऐसे जो मैं आपको एकदम ब्रीफली पढ़ाकर आपको होमवर्क दे दूंगा. क्वेश्चन सब आ जाएंगे. मतलब हम लगभग 2 एएस फॉरवर्ड में आ जाएंगे. ठीक है, बंद करके चालू करो.